देखिए एविडेंस में आपका ये 105 सेक्शन चल रहा था और उसमें आपका बेरेक सामान्य बातें सब बता दी गई थी। बस आपका एक बार जो भी है बेयर एक्ट आपका पढ़कर और उसको समझा देना है। हमने ये बताया था बिहार में भी पिछली बार आपका क्वेश्चन ही आया था और बताया भी गया था कि अगर 100 जो 5 हैं, पहली इसकी विशेषता ये है कि यह धारा केवल और केवल आपका क्रिमिनल में लागू होती है। दूसरी विशेषता ये है कि अगर अभियुक्त अपना मामला चाहता है कि जनरल एक्सेप्शन में आ जाए या किसी अपवाद में आ जाए, परंतु में आ जाए, तो इस बात को कोर्ट में आपका प्रूफ करने का दायित्व आपका अभियुक्त पर ही होगा। जैसे कि धारा 82 आपका कह सकते हैं कि चाहता है कि हम जिस दिन अपराध किए थे बालक 7 वर्ष से क्या थे कम थे, या 84 में पागल का बचाव लेता है, तो इन सभी बातों को, या प्रकोपन का बचाव लिया यानी कि आईपीसी की धारा 300 का अपवाद नंबर फर्स्ट का, या आपका 499 में जो मानहानि है उसमें 10 अपवादों का बचाव अभियुक्त लेना चाहता है, तो ये बात कोर्ट में प्रूफ करने का दायित्व किस पर होगा? तो अभियुक्त पर, एक्यूट पर, अभियोजन पर नहीं। अब वही बताया गया था बेरेक्ट, देखिए आपका यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। तो देखिए आपका जबकि कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है तब उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार जो उस मामले को आईपीसी के साधारण अपवादों में से किसी के अंतर्गत, यानी कि यहाँ सेक्शन लिख लेना है आईपीसी का 76 से लेकर कहाँ तक 106, या उसी संहिता के किसी अन्य भाग में, यानी कि अन्य भाग का मतलब ये हुआ, एक दो उदाहरण देख लिया जाए। आपका 499 में जो कितने अपवाद दिए गए हैं 10, उसमें लाना चाहता है, या उस अपराध की परिभाषा करने वाली किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी विशेष अपवाद या परंतु के अंतर्गत लाना चाहता है, तो इसका उत्तम उदाहरण 300 ले लीजिए। 300 के पाँच पाँच अपवाद हैं और पाँच में से किसी अपवाद में अपना मामला क्या करना चाहता है, सेट। तो अगला देखिए, तो ऐसी दशा में इस बारे में सबूत का भार उस व्यक्ति पर है। उस व्यक्ति पर है का मतलब ये हुआ कि जो न्यायालय से ये मांग करता है, तो कौन मांग यहाँ कर रहा है? अभियुक्त। और और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करेगा, अर्थात न्यायालय यह मानकर चलेगा कि ऐसी कोई परिस्थिति विद्यमान नहीं थी, अर्थात न्यायालय ये मानकर चलेगा कि अभियुक्त का मामला 76 से 106 में नहीं आता, आईपीसी 499 का उदाहरण 10 अपवाद में नहीं आता, धारा 300 के 5 अपवादों में नहीं आता। ये न्यायालय प्रिज्यूम करके चलेगा। अगर साबित करना है तो अभियुक्त इस बात को क्या करे? साबित। नहीं तो न्यायालय ये अनुमान लगाए रहेगा कि इनका मामला अपवादों में आता नहीं है। अब दृष्टांत देखिए, हत्या का अभियुक्त को अभिकथित करता है कि वह चित्त विकृत के कारण, 105 धारा चल रही है भाई, चित्त विकृत के कारण उस कार्य की प्रकृति आपका नहीं जानता था। तो अब बताइए, ये एक अपराध का अभियुक्त है, न्यायालय में 302 का मुकदमा चल रहा है, वह ये कहता है कि हजूर हम 84 वाले थे, तो 84 वाले थे, तो इस बात को साबित करने का भार किस पर होगा कि वह अनसाउंड माइंड था जिस समय हत्या किया था? तो अभियुक्त पर होगा। नहीं तो न्यायालय तो ये मान कर ही चलता है कि तुम पागल थे कि नहीं थे, नहीं थे। दूसरा, हत्या का अभियुक्त को अभिकथित करता है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन, तो बताइए गंभीर और अचानक प्रकोपन जैसे ही आए तो 300 का अपवाद नंबर कौन अप्लाई होगा? आपका फर्स्ट।
तो इस सबूत का भार किस पर होगा? अभियुक्त पर, कि दिखाए कि हम गंभीर और क्या आ गए थे, अचानक प्रकोपन में। स्वेच्छा घोर उपद, इसके बाद यानी कि दृष्टांत समाप्त। 106 आ जाइए। एविडेंस की धारा है 106 से भी आपका क्वेश्चन बनता है। इसमें मैक्सिम भी याद करना पड़ेगा। रेस एप्साला क्वीटर, नोट्स में है भाई। रेस एप्साला क्वीटर यानी कि घटना स्वयं बोलती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब आइए, विशिष्टतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार, बहुत बार पूछा गया है आपका। विशिष्टतः ज्ञात तथ्य का मतलब ये हुआ कि घटना कैसे घटी केवल कोई पर्टिकुलर व्यक्ति ही जान सकता है। अतः उसी पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वह साबित करे कि घटना कैसे घटी। जैसे कि, तो जब कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, यानी कि स्पेशल रूप से केवल वही जानता है, तो ऐसी दशा में उस तथ्य या उस बात या उस घटना को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा जो व्यक्ति विशेषतः उस कार्य को क्या करता है, ज्ञान रखता है। सबसे जो उत्तम उदाहरण पूछा जाता है टिकट वाला, यही रट कर जाना है। उदाहरण नंबर बी, ख पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था किस पर होगा? अभियोजन पर होगा कि यात्री पर होगा कि दोनों पर, कि इनमें से कोई नहीं। तो ये विशेषता ज्ञात तथ्य है, केवल यात्री ही जान सकता है कि वह टिकट लिया था कि नहीं लिया था। अतः इस बात को प्रूफ करने का दायित्व कि हमने टिकट लिया था, ये किस पर होगा? यात्री पर। यही पूछा जाता है। ये धारा दूसरा जो इस पर व्यू देखना है, यह धारा 101 का अपवाद है, यानी कि 101 का स्पेशल अपवाद कौन सी धारा है? तो वह धारा आपकी हो गई 106। इसमें आपका अब दो चार उदाहरण देखना है। जैसे एक तो आपका उदाहरण टिकट वाला हो गया। इसके बाद अभिरक्षा में मृत, पुलिस ने हिरासत में एक व्यक्ति को लिया और थाने में उसकी मृत्यु हो गई। तो केवल पुलिस वाले ही तो बता सकते हैं कि थाने में ये कैसे मरा। अतः बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? पुलिस वालों पर ही होगा। इसके बाद आपका कैदी का भाग जाना, यानी कि अगर लॉकअप में कैदी था तो केवल पुलिस वाले ही तो जान सकते हैं कि कैसे कैदी भाग गया ताला तोड़कर, या दहेज मृत्यु हो गई, यानी कि आपका कह सकते हैं कि केवल पति और पति के नातेदार ही तो बता सकते हैं कि स्त्री उनके यहाँ कैसे मरी। तो ये विशेषतः ज्ञात तथ्य हैं और इसमें सबूत का भार किस पर होगा? उस व्यक्ति पर होगा जिसके ज्ञान में वह तथ्य है। एक केस आपका दिया गया है, शंभू नाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य का, 1950 का केस है। वैसे कभी केस पूछा नहीं गया है। अब आ जाइए 107 से 114 ए। यहाँ पहले बंटवारा कर लेना है 107 से लेकर, और जो 114 ए तक के सेक्शन हैं इसमें प्रिजम्पशन दिए गए हैं। फिर एक बार आपका प्रिजम्पशन के बारे में, इधर से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, थोड़ा सतर्क रहना है। हमें लगता है कि प्री में 2 क्वेश्चन बनने का चांस इस चैप्टर से रहता है, अधिकतम 3 बन सकता है। केस भी थोड़ा याद करना पड़ेगा क्योंकि एपीओ में 107 से केस भी आया था आर बनाम लमले का। तो जितना केस है 107 में 3-4 सब याद करके जाइए। देखिए आपका 107 से लेकर 114 ए तक में प्रिजम्पशन दिया गया है। फिर एक बार हम उपधारणा के बारे में शुरू करते हैं। प्रिजम्पशन शब्द को एविडेंस में परिभाषित नहीं किया गया है, यानी कि उपधारणा शब्द या अनुमान या जो कल्पना शब्द हैं, कल्पना भी कहते हैं, ये परिभाषित नहीं है। तो कल्पना होती क्या है?
तो जब न्यायालय एक बात को देखकर दूसरी बात का अनुमान लगा लेता है, यानी कि लीगल भाषा में कहिए कि जब न्यायालय एक तथ्य के आधार पर दूसरे तथ्य का अनुमान लगा लेता है, उसी को प्रिजम्पशन, अनुमान या कल्पना कहते हैं। अनुमान दो प्रकार का होता है, एक तथ्य का, एक विधि का। तो जहाँ जहाँ बेयर एक्ट में शब्द रहेगा मैं प्रिज्यूम, तो ये तथ्य की उपधारणा है। अनुमान निकालना न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है। अनुमान निकालना न्यायालय के विवेक पर है, चाहे तो अनुमान निकाले या चाहे तो सबूत की क्या कर सके मांग। ये तथ्य की उपधारणा है। जो विधि की उपधारणा होती है वह दो प्रकार की होती है, एक खंडनीय और दूसरा अखंडनीय। जो विधि की खंडनीय उपधारणा है वह बेयर एक्ट में रहेगा शैल प्रिज्यूम, यानी कि उपधारणा करेगा। तो उपधारणा करेगा जहाँ रहेगा, यानी कि शैल प्रिज्यूम रहेगा, वह विधि की खंडनीय उपधारणा है। न्यायालय अनुमान निकालने के लिए बाध्य होता है, लेकिन विपक्षी को ये हक होता है कि उस अनुमान को गलत साबित कर दे, उस अनुमान का क्या कर दे, खंडन। दूसरा जो सबसे ताकतवर अनुमान होता है वह विधि की कौन सी उपधारणा, अखंडनीय। इसको हम कहते हैं कंक्लूसिव प्रूफ, या जहाँ भी बेयर एक्ट में रहेगा निश्चायक सबूत, वह विधि की कैसी अनुमान है, कैसी उपधारणा है, अखंडनीय, और इस उपधारणा का खंडन नहीं किया जा सकता। यानी कि जब एक बार न्यायालय अनुमान लगा लिया तो उस अनुमान को गलत साबित नहीं। अब देखिए कौन कौन सी धाराएं में प्रिज्यूम पे हैं। तो तथ्यात्मक उपधारणा शैल प्रिज्यूम रहेगा, तो विधि की उपधारणा लेकिन क्या, खंडनी। और जहां कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा वह भी अनुमान विधि का, लेकिन अखंडनी। तो एक क्वेश्चन इधर से या दो बनने का पूरा चांस है। अब एक एक सेक्शन देखा जाए, सबसे अच्छा तरीका है सेक्शन पर ही लिखते रहिए कि कौन सी उपधारणा किस धारा में दी गई है। तो आइए 107 देखा जाए। 107 में आपका जीवित होने की उपधारणा दी गई है, अर्थात उत्तरजीविता की उपधारणा, अर्थात आपका कह सकते हैं कि लिविंग होने की उपधारणा। फिर एक बार देखिए 107 में कैसी उपधारणा दी गई है। तो पहला आपका जवाब रहेगा जीवित होने की या आपका उत्तरजीविता की। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जीवित होने की जो उपधारणा होती है वह कितने वर्ष पहले जीवित था। तो आज भी जीवित माना जाएगा 30 वर्ष। यही रट्टा मारना है, कितने साल पहले, 30 साल। तो आपका अब बेयर एक्ट देखिए आपका 107, यह भी गिराइए, ऊपर इनसे भी गिरा दीजिए, नीचे करिए। हाँ लाइट चल रहा है कि कट गया। तो लाइव चल रहा है ना, कनेक्ट तो हो गया। फिर एक बार देखिए, इसमें आपका जो पढ़ना है आपका, फिर एक बार बेयर देखिए, केस भी याद करना है, क्योंकि आपका 107 108 बताने के बाद ही केस बताया जाएगा। लेकिन एक एक छोटे छोटे पॉइंट याद रखिए, एक दो केस नया भी हम जोड़ेंगे इसमें, एक दो हो सकता है नया केस आ जाए। एपीओ में आर बनाम लमले का केस आया था। तो पहले बेयर एक्ट देखिए, उसके बाद और बताया जाएगा।
जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है। यानी कि न्यायालय में ये प्रश्न उत्पन्न हो गया कि क्या कोई व्यक्ति जीवित है कि मर गया है, और यह दिखाया जाता है, यह दर्शित किया गया है कि वह व्यक्ति 30 वर्ष के भीतर क्या था, जीवित था। माने आज से पहले 30 वर्षों के अंदर वह जीवित कभी न कभी था। तब उस आ, तब अब तब यह साबित करने का भार कि वह मर गया है उस व्यक्ति पर है जो उसे प्रतिज्ञात करता है। प्रतिज्ञात करता है का मतलब कि जो व्यक्ति अब ये कहता है कि हजूर ये जीवित नहीं है बल्कि मर गया है, तो मर गया है वह व्यक्ति, इस बात को साबित करने का भार किस पर होगा? जो न्यायालय से ये कहता है कि हजूर ये व्यक्ति अब क्या हो गया है, मर गया है। तो बताइए उत्तरजीविता की उपधारणा, जीवित होने की उपधारणा किस धारा में? 107। कितने वर्ष पहले जीवित था तो आज भी जीवित कानून मानेगा? 30 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि यह मर गया है तो सबूत का भार किस पर होगा? जो कहता है कि अब ये मर गया है। आपका सबूत का भार 102, थोड़ा गौर करिए। सबूत का भार कब एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार पर शिफ्ट हो जाता है? 102 में हमने बताया कि जो असफल हो जाएगा यदि दोनों ओर से कोई साक्ष्य न आए। तो 107 और 108 इसका उत्तम दृष्टांत प्रस्तुत करती है कि कब सबूत का भार क्या हो जाता है, शिफ्ट। 107 में था कि ए ने दिखाया कि हजूर बी पिछले 30 वर्षों से बी के बारे में सुना गया है, अतः आप अनुमान लगाइए कि बी आज भी क्या है, जिंदा। सी कहता है कि हजूर बी मर गया है, तो सी ये साबित करे कि वह मर गया है। तो मरा हुआ के लिए आपका अगली धारा बनी है 108। देखिए अब 108, यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना गया है जीवित है। फिर एक बार देखिए आपका, देखिए मृत्यु की उपधारणा या सिविल डेथ की उपधारणा या नागरिक मृत्यु की उपधारणा 108 में अगर ये दिखाया जाए कि हजूर पिछले 7 वर्षों से इस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं सुना गया, अगर वे लोग कुछ नहीं सुने जो सुनते, यदि वह जिंदा होता, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि अब वह व्यक्ति मर गया है, भले वह कहीं कंदराओं में क्या हो, जिंदा हो। भले जिंदा हो, कानूनी रूप से क्या माना जाएगा कि वह मर गया, भले वास्तव में वो क्या हो, कहीं छुपा हो और जिंदा हो, इससे मतलब नहीं। तो मृत्यु की उपधारणा की पिछले कितने साल से नहीं सुना गया तो माना जाएगा कि मर गया, 7 साल। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मरा नहीं, जिंदा है, तो सबूत का भार उसी पर होगा जो कहता है कि जिंदा है, तुम जिंदा दिखाओ। नहीं तो न्यायालय तो मान कर चलेगा कि पिछले 7 साल से सुना ही नहीं गया है, तो क्या हो गया है, अब मर गया है। मर गया, अब इसमें तमाम समस्याएं आती हैं। देखिए कैसे कैसे, एक दो तो बताया ही जाएगा। सबसे बड़ी समस्या आती है मैरिज की, यानी कि विवाह की। 494, थोड़ा गौर करिए, इंग्लैंड में भी यही नियम है। अगर पत्नी चाहती है कि वह री मैरिज करे और पति पिछले 7 वर्षों से लापता है और कुछ भी पता नहीं चला, यानी कि वे व्यक्ति पति के बारे में कुछ नहीं सुने, जो सुनते यदि पति क्या रहता, जिंदा, तो कानून ये मान लेगा कि उसका पति का देहांत हो गया है। भले वह मरा न हो, भले वह फरार हो, भले जाकर कहीं आपका कह सकते हैं कि कंदराओं में छुपा हो, लेकिन कानून ये मान कर चलेगा कि वह क्या हो गया,
मर गया, इसी को मृत्यु की उपधारणा, सिविल डेथ, नागरिक मृत्यु या दीवानी मृत्यु कहा जाता है। भले ना मरा हो, ये जरूरी नहीं है कि मर ही गया हो। अब इसी बीच अगर 7 वर्ष के बाद महिला ने किसी अन्य पुरुष से मैरिज कर लिया तो वह किसी अपराध की दोषी नहीं। अब इसको एक केस आपका हम बताएंगे। आपका क्वीन बनाम टाल्सन का केस है, आपका पूछा जा सकता है, उसी में जोड़ लीजिए। तो आपका 108 में कौन सा एक नया केस जोड़िए, क्वीन बनाम टाल्सन। आईपीसी में भी पूछा जाता है दुराशय पर, और 76 में भी आता है आईपीसी में। क्वीन बनाम टाल्सन का केस है। फिर एक बार दूसरा देखिए, उत्तराधिकार में ज़्यादा काम करता है। अगर किसी के पिताजी गायब हो गए हैं, 7 वर्ष तक खोजा गया, मिले नहीं, तो न्यायालय में एप्लीकेशन दीजिए कि हजूर हमारे पिताजी गायब हो गए हैं, 7 वर्ष हो गए और मिल नहीं रहे हैं। तो जितने पक्षकार हैं, माता माने भाई बहन, सबको नोटिस जारी होगी, सब आएंगे और कह दिए कि मिल नहीं रहे पिछले 7 साल से, तो न्यायालय घोषित कर देगा कि अब ये कानूनी तौर पर क्या हो गए हैं, मर गए हैं। इसका फायदा ये होगा कि जो ये नाम माने म्यूटेशन रुका है, दाखिल खारिज रुका है, जो नामांतरण रुका है कागज पत्तर पर, तो पिता का नाम काट कर पुत्र पुत्रियों का इत्यादि का नाम अब क्या किया जाएगा, एंट्री किया जाएगा। अब ये समस्या अगला आई कि क्या मृत्यु की उपधारणा की जाएगी कि मृत्यु के समय की भी। यही क्वेश्चन टेक्निकल है। केवल और केवल मृत्यु की उपधारणा की जाएगी, मृत्यु के स्थान, समय और तिथि की नहीं। न तो किस डेट को मरे इसकी कोई उपधारणा नहीं, समय की नहीं, स्थान की नहीं, बस मर गए हैं इसका अनुमान लगाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि इस स्थान पर मरे, इस समय पर मरे, इस तिथि को मरे, तो उस व्यक्ति को ये बात क्या करनी पड़ेगी, साबित। बताइए किसका अनुमान लगाया जाएगा, मृत्यु का कि समय का। अब यही क्वेश्चन आपका बेयर अब केस के माध्यम से आइए। वैसे जो अब तक के इतिहास में केस पूछा गया था मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली का, लेकिन यूपी एपीओ ने थोड़ा दुविवाह पर एक केस नया बना दिया, आर बनाम लमले। वैसे 99% चांस रहता है कि मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली का केस 107 और 108 से रिलेटेड है। यही क्वेश्चन आए और आपका इसी केस में जस्टिस रिचर्ड ने कहा कि मृत्यु की उपधारणा की जाती है, मृत्यु के समय की नहीं। अर्थात जो व्यक्ति ये चाहता है कि न्यायालय ये माने कि यह व्यक्ति इस तारीख को मरा था, इस स्थान पर मरा था, तो उस व्यक्ति को ये बात क्या करनी पड़ेगी, साबित। इसके बाद आ जाइए अन्य जो केस हैं, 2-3 केस याद रखिएगा। चार्ड बनाम चार्ड का केस है, मोहम्मद शरीफ ज़्यादा अटैक करिएगा। चार्ड बनाम चार्ड का केस है। अगला केस है आर बनाम लमले। जस्टिस लस है इसमें, आर बनाम लमले में जस्टिस लस, आर बनाम लमले जस्टिस कौन से हैं, लस हैं। वैसे आर बनाम लमले का केस पूछा गया था। एक लाइन और इसमें पढ़ना है, वह ये पढ़ना है कि जो धारा 107 और 108 है, इसमें कौन सी उपधारणा है। तो ये विधि की उपधारणा है, लेकिन खंडनी यानी कि सेल्फ प्रिज्यूम वाली है। अलग से क्वेश्चन भले बैरक पर लिख लीजिए, 107 और 108 में विधि की कैसी उपधारणा है, खंडनी। वैसे इतने में आ जाना चाहिए क्वेश्चन आपका। केस भी एक अधिक आर बनाम आपका टाल्सन का, क्वीन बनाम टाल्सन का हमने आईपीसी से जोड़कर, फिर एक बार केस याद रखिए।
आपका मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली, चार्ट बनाम चार्ट, आर बनाम लमले। एक नया केस हमने ऐड करवाया है, आईपीसी से जोड़कर बाई गेमी पर ही है, क्वीन बनाम टालसन। अगला देखिए आपका 108 के बाद अब 109 आ जाइए। 109 आपका तीन रिलेशन के बारे में बताती हैं और आपका बस ये पूछ सकता है कि कौन सी धारा आपका अनवरतता के सिद्धांत पर आधारित है, लगातारता के सिद्धांत पर आधारित है, कंटिन्यूटी के सिद्धांत पर आधारित है। तो हम भी तो लगातार बता रहे हैं कि लगातार पढ़ते रहिए। अब समय नहीं रहा ज़्यादा तो एमसीक्यू यानी कि लगातार आप प्रयास करिए कि साल पेपर दोहराइए और जितना लेक्चर दिया जाए डेली बाय डेली आप तैयार करिए। कम नहीं पढ़ाया गया आज, मैं फिर बता दूं, जितना आज बता दिया गया सीपीसी में जाकर क्वेश्चन का मॉडल देखिए, इतना टेक्निकल क्वेश्चन बताए गए हैं और लोग उसी में गलत करके आते हैं। एविडेंस में भी आज जो बताया जा रहा है बहुत पूछा जाता है, 106 पूछा जाता है, 107, 108, 109 बस ये याद रखना है कि अनवरतता के सिद्धांत पर आधारित है। 110 से पूछा ही गया। तो तीन व्यक्तियों का रिलेशन है, देखिए आपका तीन रिलेशन दिएगा, अभी हम बता रहे हैं इसको। अगर एक बार न्यायालय में यह बात साबित हो गई कि हजूर आपस में ये लोग इन संबंधों में थे, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि आज भी ये लोग उस संबंध में कायम हैं, जब तक कि अब सबूत का भार उन्हीं व्यक्तियों पर होगा जो कहते हैं कि हम अब इस रिलेशन में नहीं। यानी कि एक बार जब एक तथ्य का अस्तित्व साबित हो गया तो माना जाएगा कि वह तथ्य लगातार चल रहा है कि खत्म हो गया, चल रहा है। इसीलिए यह धारा किस पर आधारित है? अनवरतता, लगातारता। अब तीन रिलेशन देखिए, पहला भागीदारों के बीच का रिलेशन, दूसरा भूस्वामी और अभिधारी यानी कि मकान मालिक और किराएदार, तीसरा मालिक और अभिकर्ता। तो अगर एक बार तीनों को देख लीजिए एक लाइन, अगर न्यायालय में ये साबित हो गया कि ए तथा बी पार्टनर थे, तो न्यायालय मानकर चलेगा कि आज भी ये क्या है? पार्टनर। अब भागीदार साबित करे कि हम लोग अब पार्टनरी हमारी क्या हो गई है? टूट गई। अगर एक बार साबित हो गया कि ये मालिक हैं, ये किराएदार हैं, यानी कि भूस्वामी और अभिधारी हैं, तो आज भी कोर्ट मानकर चलेगा कि ये मालिक और किराएदार ही हैं। तो किराएदार या मालिक साबित करे कि हम लोग इस संबंध से अब क्या हो गए हैं? अलग। और तीसरा मालिक और अभिकर्ता में भी सेम यही नियम क्या होगा? लागू। 110 आ जाइए। 110 से निश्चित क्वेश्चन बनता है। 110 से तो लगातार क्वेश्चन बन रहा है। आपका क्वेश्चन का मॉडल देखिए, दोनों में बना था, जे में भी एपीओ में भी चांस है आने का। आपका कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है, यानी कि पजेशन ओनरशिप का प्राइमा फेसाई एविडेंस होता है। ये किस धारा में सिद्धांत है? 110। कब्जे की रक्षा एविडेंस में कहाँ की गई है? तो 110 में। कब्जे के आधार पर स्वामित्व मिल सकता है, पजेशन के आधार पर ओनरशिप मिल सकता है। ये बात एविडेंस में कहाँ दी गई है? आपका 110। तो अगर किसी व्यक्ति का कब्जा किसी संपत्ति पर है, कब्जा वैध है, यानी कि कपट या धोखे द्वारा नहीं प्राप्त किया गया है, तो सामान्यतः कब्जाधारी ही उस संपत्ति का स्वामी माना जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है कि स्वामी मैं हूँ, तो स्वामी को, जो कहता है कि मैं हूँ, इस बात को क्या करना पड़ेगा? साबित। नहीं तो कब्जाधारी अपने कब्जे के आधार पर स्वामित्व पाने का क्या है? हकदार। फिर एक बार इसको बैक हुआ जा दूसरे गुड फाइंडर में आ जाइए। आपका दो केस याद रखिए, पिछली बार जूरिस्प्रूडेंस में पूछा गया
एक आर्मरी का और एक हाक्सवर्थ का। आर्मरी के केस और हाक्सवर्थ के केस में आपका दोनों में आपका गुड फाइंडर की बात की गई, पड़ा माल पाने वाला। ध्यान समझिएगा, बहुत पूछा जाता है। अगर कोई माल लावारिस है तो जो व्यक्ति उस माल को पाता है वह कब्जाधारी हो, वह स्वामी को खोजे। अगर स्वामी खोजने के बाद भी नहीं मिलता है तो वह जो माल पड़ा पाया है कब्जे के आधार पर अब क्या हो जाएगा, ओनर। तो कब्जा स्वामित्व का माने कब्जा आपका स्वामित्व को उत्पन्न कर सकता है। कब्जा स्वामित्व का प्राइमा फेसाई क्या होता है, यानी कि जो कब्जाधारी है सामान्यतः उसी को पहले स्वामी मान लिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं स्वामी हूँ तो आकर इस बात को क्या करे, साबित। आपका दो केस भी याद रखिएगा जो स्टूडेंट है, उतना कोरिलेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन उतना अब किया जाना संभव नहीं है। आपका कब्जे के बारे में अगला 111 धारा आ जाइए। 111 जो है आपका न्यायालय का महान नियम इसे कहा जाता है। यह धारा आपका न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण पर आधारित है यानी कि जस्टिस पर आधारित है। आपका कह सकते हैं कि इक्विटी पर आधारित है, यानी कि आपका यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यह जो धारा है न्याय पर आधारित है, माने जस्टिस। साम्य मतलब इक्विटी और शुद्ध अंतःकरण यानी कि गुड कंसेंस यानी कि अंतरात्मा पर आधारित है कि अंतरात्मा से आपका कह सकते हैं कि क्या निकलता है। तो आपका दूसरा जो क्वेश्चन 111 का देखना है कि यह नियम न्यायालय का महान नियम कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, और इस पर आपका एक केस याद रखिएगा, कह सकते हैं बख्तावरी का केस आता है, यानी कि नोट्स में है आपका कि इस मालो बनाम बख्तावरी के केस में आपका ये धारा 16 संविदा नियम और साक्ष्य अधिनियम की धारा 111 में डिफरेंस बताया गया। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट की धारा 16 और एविडेंस की धारा 111 में क्या बताया गया, डिफरेंस। भाई बख्तावरी का केस नया केस ये बन सकता है, मालो बनाम बख्तावरी आपका केस बन सकता है ये नया। अंतर, फिर अंतर एक बार याद रखिए तो जिस जिस केस में अंतर बताया गया है एक जगह एकत्र करिए, एक मॉडल अंतर पर पूछा जा रहा है। अगर आपका एविडेंस की धारा 111 और कॉन्ट्रैक्ट की धारा 116 के क्लाज 3 में डिफरेंस पूछे तो बख्तावरी का केस देखिए, कभी पूछा नहीं गया है लेकिन दो चार आप ऐसे केस याद रखिए जो पूछा जा सकता है। अब अंतर पर आपका 3 केस आईपीसी से पढ़ना है, मैं बता दूं, और उसको लिख लीजिए। एक केस पूरा चांस रहता है पूछने का। पहले आईपीसी की धारा 299 और 300 में अंतर तो सभी लोग जानते हैं, आर बनाम गोविंदा के केस में जस्टिस मेलवी। लिखिए आईपीसी की धारा 299 और 300 में अंतर, आर बनाम गोविंदा का केस है और जस्टिस मेलवी। इसके बाद जो आपका पूछा गया था एपीओ में पिछली बार नानक चंद का कि आईपीसी की धारा 34 और 149 में अंतर। लिखिए आईपीसी की धारा 34 और 149 में अंतर बताया गया। नानक चंद का केस ये भी आ चुका है क्वेश्चन, नानक चंद। अगला क्वेश्चन नया बन सकता है आपका कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण
और षड्यंत्र, यानी कि लिखिए उसको धारा पहले। एक आईपीसी की धारा 107 के सेकेंड क्लास तथा 120 ए। आईपीसी की धारा 107 क्लास वाइज लिखिएगा का सेकेंड क्लास तथा 120 ए में अंतर केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन के वाद में बताया गया। केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन के वाद में। चारों भाई केस याद करके जाइए। पहला बख्तावरी का था, दूसरा आपका आर बनाम गोविंदा का, तीसरा नानक चंद का, चौथा कौन सा है आपका ये केहर सिंह का। चांस पूरा है, एक क्वेश्चन बनने का आपका चांस है, मैं बता दूं। अगला देखिए आपका कहा क्या गया है 111 में, ये देख लिया जाए आपका। एक सर आए तो नहीं ना आपके पास, आ गए हैं। रुका जब इसको कल देखिए भाई आपका एविडेंस में, ये तो ख़त्म हो जाएगा इधर जल्दी है। हाँ तो स्टापेल इधर क्रम से लास्ट में ही चला जाए, मैंने इसी के आगे पढ़ाया जाएगा एविडेंस में। पहले आप 167 तक हो जाए तब आपका शुरुआती दौर से करेंगे। पहले इधर 167 तक 2-3 दिन में खींच दिया जाए ताकि आपका तब शुरुआती दौर से वहीं पढ़ाया जाएगा।